दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो यमराज का दादा भी आपको 70 में 70 लाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 1, 2, 3 नंबर वाले ये तीनों क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और विद आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो पूरा, तो कल आपका पेपर है। सिर्फ एक दिन आपके पास बचा है, अंतिम दिन यही है। एक ही दिन में जो आप पढ़ लोगे वही आपके काम आएगा। तो 4 अप्रैल को देने जाना है, कल आपको अपना पेपर 2 बजे से देने जाना है। तो आज की ये वीडियो आप पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए महा रिवीजन प्लस फास्ट रिवीजन आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर आप ढूंढ डालोगे, कहीं पर भी पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे विद आंसर। पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ नहीं मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आपको फुल आंसर और आपके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको बताया नहीं जाएगा, बल्कि आपके दिमाग में बैठाया जाएगा, ताकि आप 2022 बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी में 70 में 70 लेकर आओ। ये फुल गारंटी लेता है साकिब क्लासेज। अगर आप 70 में 70 नहीं लेकर आए तो मैं चैनल भी अपना डिलीट कर दूंगा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डंके की चोट पर मैं बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे 100% वही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत, पूरे एक दिन का समय लगा है, तो इस मेहनत को आप बर्बाद मत होने देना। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और कल जाकर 70 में 70 लेकर आइए। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आवृत्ति बीजीय पौधों के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये फर्स्ट चैप्टर से आपके फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दें, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश में बताइए, तो आज की इस वीडियो से उनका सॉल्यूशन होने वाला है। देख लीजिए, जो प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एलेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाई, ठीक है, तो यहाँ पर शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपको बताएंगे उसका इंग्लिश मीनिंग भी हम आपको बताएंगे, वही आपको अपने क्वेश्चन बैंक में उसी को टिक करके उसी को याद कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वालों को करना है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। एक आवृत्त बीजीय पौधों के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको बताए नहीं जाएंगे, बल्कि आपके दिमाग में बैठा जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये कितने सालों से पूछा जा रहा है। आवृत्त बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पराग करके अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। एक कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन है, इसको कई तरह से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर में आपको कैसे लिखना है, चलिए वो आपको बताते हैं, ठीक है। आपको उसके आंसर के लिए इस हेडिंग को पढ़ लेना है, लघु युग्मक जनन, माइक्रोजेनेसिस। ये आपको पढ़ लेना है। इंग्लिश मीडियम वालों को इस हेडिंग को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब आपको करना क्या है, ठीक है। पूरी हेडिंग तो आपको नहीं याद करनी है, पूरी हेडिंग याद करेंगे तो 5 नंबर वाले से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से करना है। देखिए, अधिकांश आवृत्त बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है, ठीक है। देखिए, प्रथम चरण में आपको क्या करना है, यह चरण परागकण के पहले ही संपन्न हो जाता है, अर्थात यह चरण परागकण के परागकोश से मुक्त होने से पूर्व ही संपन्न हो जाता है। इस चरण के अंतर्गत, यही से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चरण के अंतर्गत परागकोश में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। इतना आपको याद करना है कि प्रथम चरण में वृद्धि होता है आकार एवं आयतन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और देखिए, इसमें
इसमें इस अवस्था में पाई जाने वाली दो कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। सिर्फ इतना आपको लिखना है, पूरा वर्णन नहीं करना है, नहीं तो आपको नंबर बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और नंबर आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको उतना ही लिखना है जितना आपका नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण में आपको क्या लिखना है, यह चरण परागकण के बाद संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण होता है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है और यहां से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार परागकण के अंकुरण से बने पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। बस इतना आपको इस आंसर में लिखना है। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देख लीजिए कितने सालों से पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2014, 13, 12, 10, 9, 8 और 7 से पूछा जा रहा है 14 में लगातार। उसके बाद चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों को ये हेडिंग पढ़ लेना है, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स। ठीक है, देख लीजिए इसमें आपको लिखना कहां से है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह प्रक्रिया देख लीजिए, आवृत बीजीय भ्रूणपोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका में संयोजन करके द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। ठीक है, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित 3n भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए द्विनिषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अर्थात इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना आए इस प्रश्न में तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, द्विनिषेचन ऐसा निषेचन जिसमें 2 बार निषेचन होता है उसे द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों द्विनिषेचन के ही भाग हैं तथा इस प्रक्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो इतना आपको लिखना है। ठीक है, द्विनिषेचन में। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो फुल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और देख लीजिए द्विनिषेचन की सबसे आसान परिभाषा, निषेचन की वह प्रक्रिया नर युग्मक का अंड कोशिका, निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। तो यहां तक आपका हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और देखिए दोस्तों, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो यहां पर आपको लिखना है, पी माहेश्वरी को भारत पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, पी माहेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आ गए हम तीसरे चैप्टर में। इसमें आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी शॉर्टकट में आपको लिखना है कि भ्रूणपोष क्या होता है। और देखिए भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, इस सब का एक ही आंसर होगा। और देखिए भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए, प्रस्तुति पर टिप्पणी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, और भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए। इन तीनों प्रश्नों का चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं बहुत ही आसान भाषा। दोस्तों भ्रूणपोष के लिए आपको इस हेडिंग को समझना जरूरी है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, आवृत बीजों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। यानी जब त्रिसंलयन की प्रक्रिया समाप्त होती है तो वहां पर भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसी कारण त्रिगुणित 3n होता है। ठीक है, भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी भ्रूणपोष होता है वह भ्रूण को पोषण यानी खाना देने का खाना उसको प्रदान करता है। ठीक है, और देखिए
भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है। भ्रूणपोष जो होता है इसका विकास निषेचन के पहले ही हो जाता है, अतः भ्रूणपोष अगुणित होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है भ्रूणपोष में। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है यही पूछा गया था आपको, 2 नंबर में पूछा गया था, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, और देखिए आपसे पूछा गया था भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपको अंतर बताना है, तो अंतर के लिए आप देख लेंगे भ्रूणकोष, जो भ्रूणकोष होगा उसका उल्टा भ्रूणपोष होगा। ठीक है, देख लीजिए भ्रूणकोष अगुणित यन रचना है, और देखिए भ्रूणकोष एक त्रिगुणित त्रियन रचना होती है। ठीक है, ये बीजांड के अंदर पाया जाता है, और यह कहाँ पाया जाता है, ये बीजों के अंदर स्थित होता है, पाया नहीं जाता, स्थित होता है। ठीक है, ये निषेचन क्रिया से पूर्व निर्मित होता है, और यह क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, ये निषेचन क्रिया के पश्चात निर्मित होता है, या पहले निर्मित होता है और यह पश्चात यानी बाद में निर्मित होता है। ठीक है, और देखिए इसमें भोजन संचित नहीं होता और इसमें भोजन संचित रहता है। ठीक है, भ्रूणकोष प्रतिमुख कोशिकाएं, अंडा कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक स्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष में इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नहीं होती, सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। ठीक है, और देखिए भ्रूणकोष का निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु यानी बड़े बीजाणु से होता है, और भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसके भ्रूणपोष और भ्रूणकोष के अंतर में। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों उसके बाद आता है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कई बार पूछा गया है। बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुभ्रूणता का अर्थ आप इसके मीनिंग से ही समझ गए होंगे, अधिक भ्रूण यानी जहां एक से अधिक भ्रूण पाया जाए वहां बहुभ्रूणता, उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। इसकी सरल मीनिंग हम आपको चलिए देखकर बताते हैं। देखिए इंग्लिश वाले देख दें, इंग्लिश वालों को क्या पढ़ना है, बहुभ्रूणता का अर्थ होता है पॉलीअम्ब्रोनी। ठीक है, एक बीजांड या एक बीज से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ आपको यहां से लिखना है। ठीक है, और देखिए सिट्रेसी कुल के पादपों में एक सामान्य घटना है। और देखिए बहुभ्रूणता युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है। बहुभ्रूणता में युग्मनज जो होता है वह 2 या 2 से अधिक भागों में यानी टूटकर अधिक भागों में बट जाता है। और देखिए प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण होता है, और इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण क्रोटोलेरिया निम्फिया आदि में भी कभी कभी बीजांड से एक से अधिक भ्रूणकोष होने पर भ्रूण बनता है, और यही बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, और देखिए इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं मानव जनन चैप्टर में। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो वीर्य का पीएच मान जो स्पर्म होता है मानव का, उसका पीएच मान 7.3 या फिर 7.5 होता है, अर्थात हल्का क्षारीय होता है। तो यही होता है इसका पीएच मान। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जाना। ठीक है, और देखिए मादा लैंगिक हार्मोन्स का नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिख देंगे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, दोनों मादा लैंगिक हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और देखिए मादा में अंडाशय गर्भाशय में किस अंग द्वारा जुड़ा होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय में जोड़ती है। और देखिए मनुष्य एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव स्त्री जनन तंत्र में गर्भाशय ग्रीवा की क्या भूमिका होती है, तो यहां पर आपको लिखना है कि यह योनि से शुक्राणु को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा प्रसव के समय योनि के साथ जन्म नाल का निर्माण करती है। तो यही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको लिखना है, देख लीजिए प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ये क्या होती है ये आपको बताना है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके स्राव के फास्ट फेटेज सिट्रेट तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम
पेप्सिनोज, लाइसोजाइम, ठीक है, एमाइलेज तथा हाइलोरोनिडेज आदि पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए सी खंड में आपको लिखना है, एक ग्रंथि वीर्य के अधिक स्कंदन को रोककर शुक्राणु को सक्रिय बनाती है, ठीक है। और देखिए काउपर ग्रंथि क्या होती है, यही आपको लिखना है। एक ग्रंथि गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्राव करती है। और देखिए इसके दूसरे भाग में आपको लिखना है, बी खंड में आपको लिखना है, मैथुन क्रिया के समय इससे स्रावित एक बूंद क्षारीय द्रव मूत्रमार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर मूत्रमार्ग को क्षारीय एवं चिकना जल अपघटनी बनाती है। और देखिए मादा की योनि को चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायक होती है। इतना आपको लिखना है काउपर ग्रंथि में। उसके बाद देखिए दोस्तों यही आपको लिखना होता है। और देखिए इसमें जो 5-5 नंबर के ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको शाम वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी आप 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार करिए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों इसमें दूसरे चैप्टर अगले चैप्टर में हम आ गए हैं मानव भ्रूणीय परिवर्धन। इसमें आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। तो आपको लिखना है अंडाणु में फर्टिलाइजेशन और शुक्राणु में असंख्य एंटी फर्टिलाइजेशन के ग्राही स्थल होते हैं। इनकी क्रिया विधि से शुक्राणु अंडाणु का आसंजन होता है। यही अभिक्रिया एंटीजन एंटीबॉडी का समान होती है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तूतक तथा कोरक में अंतर बताइए। तूतक 16 कोकर खंडों की संरचना होती है जबकि कोरक 16 कोकर खंडों से ज्यादा 32 या 64 की संरचना होती है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। और देख लीजिए इसमें 2 नंबर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदलन को परिभाषित कीजिए। विदलन एवं समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर बताइए। तो यही आपको लिखना है विदलन क्या होता है। चलिए इसको हम आपको बताते हैं। देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, विदलन के लिए उन्हें कौन सी हेडिंग पढ़नी है, क्लीवेज हेडिंग पढ़नी है। उसमें आपको लिखना है निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात यानी 24 घंटे बाद मानव युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है या आरंभ हो जाती है, ठीक है। और देखिए युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन को विदलन या विखंडन कहते हैं। अगर 1 नंबर में आपसे पूछा जाए तो यहां तक आपको लिखना, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें बारंबार विभाजन कोशिकाओं की संख्या तथा डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, विदलन द्वारा। उसके बाद आपको लिखना है विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं कोकर खंड कहलाती हैं। इतना आपको लिखना है विदलन में। और देख लीजिए विदलन के प्रकार में आपको लिख देना है, विदलन निम्नलिखित प्रकार का होता है, पूर्ण भंजी विदलन और अंश भंजी विदलन। और देख लीजिए उसके बाद आपको लिखना है विदलन का महत्व यानी विदलन की महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देख लीजिए साइग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, ये आपको लिखना है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका विदलन का महत्व, ठीक है। इसका महत्व आप याद कर सकते हैं। दैहिक कोशिकाओं में समान कोकर खंडों में केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है। और देखिए विदलन के द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए युग्मनज का कोशिकीय द्रव्य को 2 अलग अलग कोकर खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इतना आपको विदलन में लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्यों के कार्य लिखिए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है। एक ही क्वेश्चन को कितने सालों से कितनी बार कितने घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइए। चलिए इसे हम आपको बताते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें कि उन्हें अपरा के लिए कौन सी हेडिंग पढ़नी है, अपरा के लिए उन्हें प्लेसेंटा पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियान तथा गर्भाशय भित्ति दोनों में से ही होता है, ठीक है, दोनों से ही होता है। भ्रूणीय कोरियान से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है या अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। यही आपको लिखना है भ्रूणीय। अब देखिए भ्रूणीय अपरा की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो ये देख लीजिए, ये अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुल से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह जुड़ाव अपरा कहलाता है, ठीक है। अपरा एक दीवार की तरह होता है और यह क्या करता है, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है, ठीक है, यह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देख लीजिए और अपरा के रसांकुर गर्भाशय की दीवार में धंसे हुए होते हैं, यानी इसके जो रसांकुर होते हैं यह दीवारों से लगे हुए होते हैं, ठीक है। और देखिए अपरा का कार्य आपको लिखना है, ठीक है। अपरा क्या कार्य है, किस तरह यह कार्य करता है, ठीक है, यही आपको लिखना है, ठीक है। अपरा का निर्माण निषेचन के 3रे सप्ताह तक हो जाता है। अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियों
से अलग अलग होती है, जिससे दोनों रुधिर आपस में नहीं मिल पाता। और देखिए अपरा बनने के कुछ समय पश्चात तथा अपरा के भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बनती है। इसे नाभिरज्जु या नाभिनाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपरा के कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो अपरा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, यही आपको लिखना है। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इंग्लिश मीडियम वाले तैयार कर लेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, देख लीजिए पोषण यानी न्यूट्रिशन, ये विकसित होते भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। जो माता होती है, जो भ्रूण की, जो बच्चे की माँ होती है, उसके रुधिर यानी उसके खून से जो पोषक तत्व निकलते हैं उन्हीं को अपरा पहुंचाता है बच्चे तक। ठीक है, और देखिए उसके बाद शोषण का कार्य भी अपरा करता है। ये भ्रूण को शोषण तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए मात्र रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी रुधिर से ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद भ्रूण तक पहुंचाता है। ये कौन को पहुंचाता है? अपरा पहुंचाता है। और देख लीजिए उसके बाद अपरा उत्सर्जन भी करता है। ये उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तथा शोषण के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस माता के रुधिर में विसरित कर देता है। यानी जो माता का अपशिष्ट रुधिर होता है उसी में यह विसरित कर देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसी को। ठीक है, और देखिए प्रतिरक्षा, खसरा, चेचक, डिप्थीरिया, कुछ प्रकार के बुखार आदि के प्रतिरक्षी अपरा के द्वारा माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचते हैं। इस रोगों के प्रतिरोध भ्रूण की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। यानी जो बुखार और चेचक, खसरा होते हैं इन सब को पहुंचने नहीं देता अपरा भ्रूण तक। ठीक है, देखिए हार्मोन्स का स्राव, जो हार्मोन्स अपरा से गर्भावस्था में कोरियानिक, गैनोडोर्मिएटिक, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। और देखिए चयनात्मक अवरोधक, यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को भ्रूण में प्रवेश करने देता है। ठीक है, अपरा जो होता है वह मानव यानी जो मानव का भ्रूण होता है उस तक उत्सर्जन भी करता है, और उसके खाने पीने का सारा इंतजाम कौन करता है? अपरा करता है। दोस्तों उसके बाद हम अगले चैप्टर में आ गए हैं। वहां देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। और देखिए मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है, ये आपसे बहुत ही सालों से पूछा जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं, देख लीजिए। और देखिए गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। इन सब का एक ही आंसर आपको देखना है, और उन आंसर का एक ही, इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, उसे आपको तैयार कर लेना है। इन सब में से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो वही आंसर देना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लिखना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और इसका कारण क्या है और इसका उपाय, यही आपको बताना है। ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में। चलिए हम आपको 3 नंबर में आपको कैसे लिखना है चलिए आपको बताते हैं। देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% ही है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या लगभग 17% भाग भारत में निवास करती है। यानी आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2.4% भूभाग यानी पृथ्वी का 2.4% भाग भारत में ही है। और देख लीजिए 17%, पृथ्वी की जनसंख्या 17% इसी 2% में निवास करती है। तो आप देख सकते हैं कितनी घनी आबादी वाला हमारा भारत है। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और देख लीजिए 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में मानव आबादी का अभूतपूर्व वृद्धि प्रारंभ हुई। यानी 20वीं सदी से भारत में जो वृद्धि हुआ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। प्रथम 20 वर्षों में 5.4 की दर से भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हुई थी, परंतु अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि 43% की दर से बढ़कर 36 करोड़ हो गई। पहले 25 करोड़ थी, फिर 30 वर्षों में 36 करोड़ हो गई। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की स्थिति अधिक विकराल हो गई। और देखिए सन 2001 के आंकड़ों के अनुसार आबादी 100 करोड़ से अधिक हो गई। 2011 में जनगणना जो हुई उसके अनुसार प्रति मिनट 51 बच्चों को जन्म होता है। यानी हर मिनट में 51 बच्चों का जन्म होता है इंडिया में। ठीक है, इस प्रकार भारत की जनसंख्या 2011 में 1.1
8% की वृद्धि की दर से 121 करोड़ हो गई। आज लगभग भारत की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। इसी दर से सन 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि भारत की जनसंख्या 160 नहीं 180 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। और देखिए, जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है, भारत का 100 करोड़वा बच्चा 11 मई 2000 को पैदा हुआ था। यानी जो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है जनसंख्या वृद्धि का, वो 100 करोड़ वाला बच्चा जो था वह 11 मई 2000 को पैदा हुआ था, जिस दिन जनगणना हुई थी। ठीक है, यानी 11 मई 2000 को पैदा हुआ था। देख लीजिए कि भारत की जनसंख्या 1901 में कितनी थी और 2016 में कितनी थी। 1901 में 23 करोड़ 80 लाख थी, भारत की नहीं, भारत की आबादी। ठीक है, और देख लीजिए सन 2016 में 1.3.224 अरब हो गई, यानी 132 करोड़ आबादी हो गई। ठीक है, भारत की। ठीक है, और देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके कारण क्या है? कॉजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यही आपको लिखना है, कॉजेस, यानी इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए, सामान्यतः प्रकृति स्वयं अपनी प्रकृति प्रक्रियाओं जैसे अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोप, आदि तूफान आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती है। यानी कहा जा सकता है जो कि प्रकृति है, जब मानव पर अधिक वृद्धि होती है तो अकाल, महामारी आदि तूफान ये सब आते हैं, जिससे मानव की जनसंख्या संतुलित रहती है। ठीक है, किंतु इन आपदाओं जो आपदा है, इनसे निपटने में मानव आज सक्षम हो गया है। ठीक है, इसी कारण मानव की जो मृत्यु दर है वह कम हो गई है, जिसके कारण मानव जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, और देखिए इसमें इसके कारण क्या है? पहला कारण तो निरक्षरता हो गया, यानी भारत में निरक्षरता की प्रतिशत ज़्यादा है, अतः लोग छोटे परिवार का महत्व तो नहीं समझते, इस कारण लगातार संतानोत्पत्ति होती रहती है। और देखिए सामाजिक रीति रिवाज, जो सामाजिक रीति रिवाज है हमारे देश में, बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। ठीक है, परिवार को में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता है, यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। इस कारण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु लोग कई संतानें पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, और देखिए कम आयु में विवाह, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। ठीक है, देखिए अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। यानी अभी हाल ही में जो 18 साल की उम्र थी उसे 21 साल कर दिया गया, लेकिन गांव में जो गांव के लोग हैं वह भी अभी भी कम उम्र में अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए मृत्यु दर में निरंतर कमी, विभिन्न अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है एवं जन्म दर बढ़ रही है। हमारे देश में 1921 में मृत्यु दर 49% व्यक्ति प्रति हजार थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 7.2 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है। ठीक है, पहले 49 थी, फिर 7 पर आकर रुक गई। ठीक है, और देखिए खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, देखिए तकनीकी सुधार एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे अनाज सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी। खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकों के कारण लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सका तथा परिवहन साधनों तथा द्वारा खाद्यान्नों की कमी होने में पर विश्व के किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो सका। यानी जहां भूभाग जहां पर अनाज नहीं होते थे, अपने संसाधनों द्वारा, जो उनके संसाधनों और परिवहन द्वारा जो उनके गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से चलकर जहां अनाज पैदा होते हैं वहां पर जाकर अनाज पैदा कर लोगों तक पहुंचाया गया। इससे जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, और देख लीजिए जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है उससे दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं? रोजगार की समस्या होती है, खाद्य आपूर्ति की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में समस्या होती है। इन सब समस्याओं को आप पढ़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है,
और देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आपको तैयार कर लेना है। देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की प्रगति पर अंकुश लगा सकता है, यानी जो देश की प्रगति है, यानी जो देश का विकास है, उस पर रोक लगा सकती है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है। मानव के लिए सभी व्यक्तियों की आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाना अति आवश्यक है, यानी जनसंख्या जो वृद्धि है इसमें कमी लाना बहुत ही आवश्यक है। देख लीजिए, कानूनी व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिए शिक्षा व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार को सीमित करने में संबंध में जनता को शिक्षित करने में कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। ठीक है। और देखिए आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों को समय पर उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए जिससे आर्थिक स्तर में सुधार हो सके, ताकि शिक्षित होकर जनसंख्या वृद्धि में होने वाले नुकसानों को समझ सकें। ठीक है। और देखिए परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, जो परिवारों को सीमित रखने हेतु लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों में रुचि बढ़ानी होगी, जैसे सीमित परिवार वाले व्यक्तियों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी जैसे जिस परिवार में कम लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाए सरकार द्वारा, जिससे लोग कम बच्चे रखेंगे सुविधाएं पाने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। और देखिए परिवार नियोजन, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगले चैप्टर में हम आ गए हैं वंशागति का मेंडलीय आधार। इसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है, यही आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य। देख लीजिए यहाँ पर समयुग्मजी है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, इसमें आपको क्या तैयार करना है, होमोजाइगस। जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स के एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण के आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं, यानी उस लक्षण के लिए आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं। ऐसी संतति को जन्म देते हैं जिनमें स्वप्रजनन पर जनक का समान लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे प्रभावी समयुग्मजी टीटी या अप्रभावी समयुग्मजी टीटी। ठीक है। विषमयुग्मजी हेट्रोजाइगस, यही आपको तैयार करना है इंग्लिश मीडियम वालों को, विषमयुग्मजी में हेट्रोजाइगस। ठीक है। जब एक लक्षण कैरेक्टर के लिए जब दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। समयुग्मजी यानी जब एक लक्षण दोनों जीन्स के समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है, और जब एक लक्षण दोनों जीन्स के असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। तो यही था समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। इसका अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो अंतर आप इस प्रकार के लिख देंगे, एक जीन्स के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान होता है। ठीक है। यह जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। ठीक है। केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं इसमें समयुग्मजी में, और विषमयुग्मजी में दो अलग अलग प्रकार की युग्मक बनते हैं। और देखिए स्वपरागण अंतःप्रजनन होने पर संतति पत्रिकों के समलक्षणों एवं समजीनी होती है। और स्वपरागण में विषमयुग्मजी में क्या होता है, स्वपरागण एवं अंतःप्रजनन होने पर संतति में प्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। यही आपको लिखना था विषमयुग्मजी में और समयुग्मजी में, यही अंतर है। इसे आप तैयार कर लेंगे, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक। और देखिए उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सहप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और देखिए सहप्रभाविता, अपूर्व प्रभाविता। और देखिए मानव रुधिर वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसके संज्ञान का क्या महत्व है, रुधिर वर्ग की वंशागति को चित्र द्वारा समझाइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को चलिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। दोस्तों सहप्रभाविता में आपको लिखना है कोडोमाइनेंस, ये आपको इंग्लिश वालों को तैयार करना है, कोडोमाइनेंस। ठीक है। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, यानी जो यदि कोई जानवर है, दोनों जानवर एक ही हैं लेकिन उनका कलर अलग अलग है, तो यहीं पर सहप्रभाविता को समझा जा सकता है। तो इन युग्मक विकल्पियों को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है। तथा इनकी
आनुवांशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे दो देख लीजिए यहाँ पर दो है ना, ठीक है, तो एक भूरा लाल है और एक सफेद है, तो ये दोनों एक ही जानवर है लेकिन भूरा और लाल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सहप्रभाविता के कारण ही होता है, इसी को सहप्रभाविता कहते हैं, इसी को सहप्रभाविता दर्शाया जाता है, ठीक है। इतना हो गया सहप्रभाविता में, इतना ही आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों मेंडल के वंशागति का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उपरोक्त लिखित कारकों के आधार पर मेंडल ने निम्न दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम क्या था? परिभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम क्या था दोस्तों? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये था पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया? मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता के निष्कर्ष को सन 1901 में कार्ल कारेंस ने ही मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इस नियम का आधार एक संकर क्रॉस है, यानी जो संकर कराया जाता है, एक संकर क्रॉस जो कराया जाता है उसी के आधार पर प्रभाविता का नियम बना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार जब दो समयुग्मजी शुद्ध नस्ली पादपों में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा यौवन पीढ़ी में ना दिखने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे उदाहरण एक संकर क्रॉस में जब एक बौने पौधे का संकरण एक लंबे पादप से कराया जाता है तब यौवन पीढ़ी से सभी लंबे पादप ही उत्पन्न होते हैं। प्रभाविता का नियम अनेक पादपों पर लागू होता है, जैसे सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, इन सब पर प्रभाविता का नियम लागू होता है। उसके बाद देखिए पृथक्करण का नियम में क्या कहा था मेंडल ने, ठीक है। इस नियम के अनुसार जब एक आनुवंशिक लक्षणों की विभिन्नताओं का विपर्यासी रूपों के इस कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर अपरिवर्तित हो अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में होने वाली सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षणों की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूपों के कारक के अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप युग्मक में जाने वाले सभी कारक शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। जीवन के प्रारंभ में किसी जीव का लिंग अस्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में लिंग निर्धारण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा, ठीक है। यही होता है लिंग निर्धारण। जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मानव में, यही आपको बताता है सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या तैयार करेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन और सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल्स। चलिए इस पर देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य के लिंग निर्धारण में इसकी भूमिका समझाइए। और आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले क्या है, हम इसे देख लेते हैं। और देखिए उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आज की इस वीडियो में समझाया जाएगा। और देखिए हीमोफीलिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप तैयार कर लेना। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से किया गया, इस दंपति की संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखाचित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। और देखिए ऑटोसोमल, ये भी आपसे पूछा, आनुवंशिक रोग क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, मंगोलता, व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके कारण लक्षण और यही सब आपको लिखना है। डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। आपसे पूछा जाएगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यही समझाइए, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, माता पिता से संतानों को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसका निर्धारण लैंगिक जन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो इसमें आपको लिखना क्या, देख लीजिए, पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक जनन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। स्त्रियों के जनन अंडाशय होते हैं, इनमें होने वाले युग्मनज को अंड जनन कहते हैं।
जिसके फलस्वरूप बनी कोशिकाएं अंडाणु कहलाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है, अतः इसे 22A+ यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अंडाणु में लिंग गुणसूत्रों की समानता के कारण स्त्रियां समयुग्मकी कहलाती हैं। इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा तो नहीं लिखना, और देखिए आपको लिखना कहाँ से, ये आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसमें पॉइंट आप देख लीजिए, इसे आप बनाकर लिख दीजिएगा, इसे आप इस वीडियो में समझ लीजिए, ठीक है। पुरुष में जनन विषण होते हैं तथा इनमें होने वाले युग्मक जनन को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। पुरुष में जनन विषण होते हैं, इनमें होने वाले युग्मक जनन को शुक्र जनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु कहलाती हैं। ये शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र यक्ष युक्त तथा 22A+ यक्ष तथा आधे गुणसूत्र वाई युक्त 22A+ वाई समूह द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैसे बनेगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस तरह से आप इसे तैयार कर लेना, ठीक है। और देख लीजिए अन्य स्तनियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मानव की भांति वायु गुणसूत्र पर निर्भर करती है। जिन जीवों में वायु गुणसूत्र उपस्थित होता है, उदाहरण यक्ष वायु एवं यक्ष वायु, वे नर के रूप में विकसित होते हैं, तथा इनमें वायु गुणसूत्र उपस्थित होता है, वे XO यक्ष मादा के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है। तो यक्ष वायु जो होता है वह पुरुष का स्ट्रक्चर है और यक्ष जो है वह स्त्री का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप समझ लेंगे, यक्ष वाई जो होता है उसे पुरुष कहा जाता है और XX जो होता है उसे स्त्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डाउन सिंड्रोम पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इस गुणसूत्रीय विकार की खोज लैंगडॉन डाउन ने सन 1966 ईस्वी में की थी। यानी ये जो डाउन सिंड्रोम है यह एक क्या है, विकार यानी रोग है, जिसकी खोज किसने की थी, लैंगडॉन डाउन ने सन 1886 ईस्वी में की थी, 66 ईस्वी में की थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस विकार का नाम रखा गया, इन्हीं के नाम पर डाउन के नाम से ही डाउन सिंड्रोम पड़ा, ठीक है। देख लीजिए यह रोग 21वें गुणसूत्र के एक अतिरिक्त प्रतिलिपियां बनने के कारण होता है, अतः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। यह दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता का उदाहरण है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में आपको इतना लिखना है। और देख लीजिए उसके बाद आपको लिखना है, यह रोग 21वें गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 21वें गुणसूत्र के पृथक न होने के कारण अंडाणुओं में 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। सामान्य शुक्राणु के स्थान पर निषेचन होने पर युग्मनज में 47 गुणसूत्र होते हैं। इतना आपको लिखना है, ठीक है। और देख लीजिए इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता की भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति होता है, मस्तक चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्धि या विबंधित होता है, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला हुआ होठ आदि लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहा जाता है। जो मंगोल लोग पहले हुआ करते थे उनका जो बनावट होती थी इस प्रकार से होती, गर्दन चौड़ा, उंगली छोटी तथा फूली हुई, तो इन्हीं को इसीलिए इनको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। और देख लीजिए इसके अतिरिक्त ग्रसित व्यक्ति अल्पायु, जिसमें 50% से ज़्यादा बच्चे 5 वर्ष से कम आयु में ही मर जाते हैं, ठीक है। इस रोग से जो ग्रसित हो सकता है 5 वर्ष से कम उम्र के अगर होते हैं तो वह मर जाते हैं तथा नर नपुंसक होते हैं। इनके विभिन्न रोगों से ग्रसित होने की संभावना सामान्य से बहुत अधिक होती है, ठीक है। और देख लीजिए पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इसे आप पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए देख लीजिए डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, विल्कन्स फ्रैंकलिन तथा यस्टबरी, विल्कन्स फ्रैंकलिन एंड यस्टबरी आदि ने यक्ष किरण विवर्तन विधि से पता लगाया कि डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलित दशा में होती हैं। सन 1953 ईस्वी में जेटी वाटसन एवं FHC क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके अणु का
द्विकुंडलित प्रतिरूप बनाया। इसके लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, इस तरह से आप इसका फिगर बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपसे 3 नंबर का पूछा जाए तो आप फिगर बनाकर बस इतना लिख देंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको कुछ पॉइंट्स और लिखनी होगी। जैसे डीएनए के प्रत्येक अणु में 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक डीएनए अणु में से 2 कुंडलित रचना होती है। इस 2 कुंडलित का व्यास लगभग 20A होता है। ठीक है, और देखिए प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फॉस्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, इस क्रम के द्वारा श्रृंखला में आधार बना होता है। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा से 5C से तथा दूसरी ओर 3C पर एस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इन पर एस्टर को फास्फोफाइड्राइज्ड बंध कहते हैं। ठीक है, आपको 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको और पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है, जिससे डीएनए के अणु से उसी आकार में 2 अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र 2 संतति गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है डीएनए का द्विगुणन, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, और देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर आप देख लें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए में मिलियंस न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ वायरसों को छोड़कर यह प्राय द्विरज्जुकीय होता है। ठीक है, और आरएनए क्या होता है, कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह प्राय एक रज्जुकीय होता है। ठीक है, और देखिए डीएनए केवल 2 प्रकार का होता है और आरएनए क्या होता है, अंतःकेंद्रकीय व बाह्यकेंद्रीय। और आरएनए क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, और देखिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। इसमें थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और देखिए डीएनए में यहाँ द्विगुणन द्वारा नए डीएनए अणु बनता है और आरएनए में क्या होता है, यह प्राय स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता। ठीक है, और देखिए डीएनए द्विगुणित हेतु प्राइमर की आवश्यकता होती है, जबकि आरएनए निर्माण के दौरान प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। अणु पहले से ही उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं और अणु निर्माण डीएनए के जीन्स पर लिप्यकरण द्वारा होते हैं। ठीक है, और देखिए डीएनए का आनुवंशिक सूचना का आरएनए में अनुलेखन होता है। आरएनए द्वारा अनुलेखित सूचना का अनुवादन होता है। ठीक है, कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है, जबकि आरएनए में कोशिका की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और देखिए प्यूरिन व पिरामिडीन समान संख्या में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में प्यूरिन व पिरामिडीन संख्या में कोई अनुपात नहीं होता। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक कूट आपसे 3 या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना है डीएनए तथा आरएनए ये आनुवंशिक पदार्थ हैं कि अणुओं की संरचना एक कार्य की जानकारी के बाद इनमें परस्पर संबंध का पता लगना आवश्यक हो गया। तब डीएनए तथा प्रोटीन्स के मध्य संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता J.H. मैथाई, यस ओकोवा, हाली खुराना तथा निरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने पता लगाया। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे श्रृंखलाओं को बहु ए एवं बहु यू के कृत्रिम अणु संश्लेषित किए तथा इन श्रृंखलाओं के नियंत्रण में संश्लेषित पेप्टिडाइड श्रृंखला के समान अमीनो अम्ल का संयोजन किया। ठीक है, आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड जिसे जेनेटिक कोड भी कहा जा सकता है, इसमें आपको इतना लिखना है। ठीक है, देखिए इन्होंने आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम में मध्य संबंध स्थापित किया। इस प्रकार विविध अमीनो अम्ल को संचालित करने वाले आनुवंशिक कोड का पता लगाया। ठीक है, तो यही होता है आनुवंशिक कोड, इतना आपको लिख लेना है। इन्होंने किन वैज्ञानिकों ने किया था, जैसे J.H. मैथाई, यस ओकावा, हाली खुराना, निरेनबर्ग ने आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम तथा
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम में मध्य संबंधित संबंध स्थापित किया। इस प्रकार विविध अमीनो अम्लों को संचालित करने वाले आनुवंशिक कोड का पता लगाया। ठीक है, और देख लीजिए, तो आनुवंशिक कोड को आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़ कर जाना। ठीक है, जैसे आनुवंशिक कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें अणु के संश्लेषित की सूचना उपस्थित होती है, इसी प्रकार 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जिसमें विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण होता है प्रकोड कहलाता है, कोडन कहलाता है। इस प्रकार आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकोड होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक कोड वह होता है जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम होता है और जिसमें 64 प्रकोड पाए जाते हैं, उसे आनुवंशिक कोड कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिखना रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी तथा इसके सहयोगियों ने सन 1985 में इंग्लैंड में विकसित किया था तथा भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी की शुरुआत डॉक्टर वीके कश्यप ने की थी। ठीक है, तथा डॉक्टर लालजी सिंह ने इसे हैदराबाद में CCMB सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में की थी। ठीक है, अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत क्या है, ये आपको पढ़ लेना। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक डीएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की पहचान पर आधारित है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षारक जोड़ियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन क्षारक युग्मों में सूक्ष्म विभिन्नता प्रत्येक मनुष्य को विशिष्टता प्रदान करती है। लगभग 99% न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में समान होते हैं। केवल कुछ सूक्ष्म अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं जो अन्य से अलग होते हैं। एक समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 20 से 100 क्षार युग्मों में के असामान्य अनुक्रम दर्शाता है जिनकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। ठीक है, इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, डीएनए घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण में एक छोटे शिखर के रूप में जबकि शेष डीएनए एक बड़े शिखर के रूप में दिखाई देता है। डीएनए के छोटे शिखर को अनुषंगी कहते हैं। ठीक है, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जबकि जैसे आधार कार्ड में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगता है, यही सब होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका उपयोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें आपको लिखना है व्यक्तिगत पहचान। फिंगरप्रिंट के समान फिंगरप्रिंट भी व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की विशेष की पहचान की जा सकती है। ठीक है, और देखिए जनकता के झगड़े, फिंगरप्रिंटिंग द्वारा वास्तविक आनुवंशिकता माता पिता व संतातियों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, एक किससे होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। और देखिए आनुवंशिक विकार, ठीक है, इस तकनीक द्वारा किसी आनुवंशिक विकास से संबंधित जीन्स का निर्धारण करके जीन चिकित्सा द्वारा उनका उपचार किया जाता है। किससे किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ठीक है, और देखिए फॉरेंसिक्स, ठीक है, इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों एवं दुर्घटनाओं से में मरने वालों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, और देखिए अन्य उपयोग, इसका उपयोग जनसंख्या के आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइए। उसके बाद दोस्तों मानव में रोग जो होते हैं उसे आपको पढ़ लेना, मानव स्वास्थ्य रोग चैप्टर से। ठीक है, मानव में सामान्य असंक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन, इसमें आपको पढ़ना अनेक सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। मानव में विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे रोगकारक सूक्ष्मजीवों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक किसे कहा जाता है, इसे अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, मानव में विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे रोगकारक सूक्ष्मजीवों को रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, जैसे विषाणु जनित मानव रोग जो हो गए, विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं जिनमें चेचक, पीत ज्वर, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, हर्पीस, खसरा, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, नेत्र श्लेष्मा, शोथ, गलसुआ आदि प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें आपको डेंगू तैयार कर लेना है और देखिए इन्फ्लुएंजा तैयार कर लेना है और खसरा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको डेंगू बताते हैं। ठीक है,
आपको डेंगू बुखार की हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण आपको लिखना है यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडीज इजिप्टाई द्वारा फैलता है। इसका लक्षण क्या होता है यानी किस तरह यह फैलता है। ठीक है, डेंगू बुखार डेंगू फीवर या डेंगू हेमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग है। इस रोग के कारण रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीर अग्र सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, पेशियों में संधियों दर्द, भूख का न लगना, सीने और अग्रपादों में आगे खनखड़े के समान चकत्ते पड़ना, जी मिचलाना, वमन होना, रक्तस्राव आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, और देखिए डेंगू के परीक्षण किस तरह से इसका परीक्षण होता है। जैसे पहला पॉइंट आप लेंगे एलिसा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेट, एलिसा के फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एलिसा का फुल फॉर्म लिखिए तो आपको इस तरह से लिखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेट। ठीक है, ये ऐसे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डेंगू के परीक्षण, ये परीक्षण इसी तरह से पूछा जा सकता है। डेंगू बुखार की जब जांच होगी, टेस्ट ऑफ डेंगू, तो यही सब परीक्षण होंगे जिससे पता चलेगा कि किसी को डेंगू बुखार है या फिर नहीं है। ठीक है, और आगे देखिए इसकी रोकथाम यानी इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो उपचार में आपको लिखना है कि डेंगू की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों की प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना चाहिए, यानी मच्छर को भगाना चाहिए सबसे पहले अपने घर से अगर डेंगू आपके घर में आ गया। ठीक है, और देखिए आवासीय क्षेत्रों में जहां पर आप रहते हैं उसके आसपास में पानी का जमा नहीं होना चाहिए जिससे मच्छर ज्यादातर फैलते हैं और जिससे डेंगू का खतरा बना रहता है। ठीक है, अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दरवाजों तथा खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। ठीक है, और देखिए डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। बुखार के समय पैरासीटामोल ली जा सकती है। ठीक है, किंतु एस्पिरिन कभी कभी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि डेंगू का कोई भी एंटीबायोटिक डोज नहीं है। तो ठीक है, तो इसके लिए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको काली खांसी या कुकुर खांसी तैयार कर लेना है और आपको तपेदिक या क्षय रोग ये सब आपको तैयार कर लेना है। और जो क्वेश्चन आपके छूट गए आज शाम वाली वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।